मित्रों, भारत में संवैधानिक विकास की श्रृंखला में जो आज मैं चर्चा करने चल रहा हूं, उस पर मैं 3 एक्ट के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। पहला है 1786 का एक्ट, दूसरा है 1793 का एक्ट और तीसरा है 1813 का एक्ट, जिसे 5वीं रिपोर्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये 3 एक्ट हैं। इन 3 एक्ट में क्या परिवर्तन लाए गए? 1786 का एक्ट 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया था, उसके 2 वर्षों के बाद ही आ गया और इसको भी लाने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट था। विलियम पिट के समय में हुआ क्या कि जब 1785 ईस्वी में भारत से वारेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल बंगाल थे, वो यहाँ से वापस गए, तो अंग्रेजों के सामने प्रश्न था कि किसको गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो उपलब्धियां थी उसको देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको ये पद देना चाहती थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार नहीं थे। वो कुछ विशेष शक्तियां चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल के पद पर जाने वाले थे, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कानून में सुधार किया और इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने के लिए 1786 का एक्ट पारित किया गया। तो देखिए कि एक गवर्नर को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि वो अपने पद को स्वीकार कर ले, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो उसका प्रशासनिक कानून था उसमें बदलाव कर दिया। इस प्रकार कौन सा बदलाव हुआ? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहते थे कि गवर्नर जनरल को जो मुख्य सेनापति का अधिकार है, कमांडर इन चीफ का अधिकार है, वो भी प्राप्त हो। मतलब गवर्नर जनरल साथ साथ वो कमांडर इन चीफ भी हो। मुख्य सेनापति और गवर्नर का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में रहे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कॉर्नवालिस की इच्छा की पूर्ति के लिए, कॉर्नवालिस को प्रसन्न करने के लिए उसने ये प्रस्ताव बना दिया। 1786 के कानून में ये दोनों शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में दे दी गई। यही नहीं, गवर्नर को ये विशेष पावर दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में उसे अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके निर्णयों को अनदेखी करने का भी अधिकार था। यह एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो बहुमत की प्रतीक्षा ना करके या बहुमत की उपेक्षा करके अपने निर्णय के अनुसार भारत में शासन चला सकता था। तो कॉर्नवालिस को यह भी अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के निर्णय की अनदेखी कर सकता है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में अधिकार था। ओके, इस प्रकार से 1786 के एक्ट में ये 2 मेजर चेंज आए। पहला, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की पावर एक व्यक्ति के हाथ में आ गई और दूसरे, गवर्नर को अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया। वो अब अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो बहुमत थी उसके ऊपर निर्भर नहीं रह गया। नेक्स्ट, 1793 का एक्ट। 1793 के एक्ट में जो मेजर चेंज है उसको देखिएगा। मैंने बताया था कि भारत में दोहरी सरकार की स्थापना हो गई थी। व्यापारिक शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी और जो राजनीतिक शक्तियां थी उस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण था। 1793 के एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए कंपनी का
जो व्यापारिक एकाधिकार था वो बढ़ा दिया गया फिर से। ये कब किया गया? 1793 के एक्ट के द्वारा। और क्या परिवर्तन किया गया? जो बंगाल का गवर्नर होता था, मद्रास और बंबई के गवर्नर उसके अधीन पिट इंडिया एक्ट के द्वारा कर दिए गए थे, लेकिन उसको भली भांति इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। नंबर 2, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसके अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर आ गए और इसको भलीभांत स्पष्ट कर दिया गया। ओके। तीसरा परिवर्तन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब कभी बंगाल से बाहर जाता तो उसे अपने जो असैनिक सदस्य होते थे उन असैनिक सदस्यों में से किसी एक को अपना प्रभार सौंपना पड़ता था। यह व्यवस्था की गई और उसे उप प्रधान नियुक्त करना होता था। जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो एक असैनिक सदस्य होता था उसको अपना चार्ज दे करके और उसे उप प्रधान बना करके ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल के बाहर जा सकता था। यह परिवर्तन किया गया। हमने आपको बताया था कि पिट इंडिया एक्ट के द्वारा जो कमांडर इन चीफ था उसको गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें रखा जाने लगा था। लेकिन 1793 के एक्ट के द्वारा क्या परिवर्तन आया कि जो कमांडर इन चीफ है वो अपने आप स्वतः एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कमांडर इन चीफ जो होगा वो ऑटोमेटिकली किसका मेंबर होगा? गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। कमांडर इन चीफ को गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गया। नेक्स्ट, इन सब का जो वेतन होता था इन सब का वेतन भारत के कोष से जाता था। नेक्स्ट, भारत के कोष से इनका वेतन जाता था और यह परंपरा 1919 तक जारी रही। ओके, तो 1793 में यह परिवर्तन हुआ। 1793 में एक और बड़ा परिवर्तन मैंने बताया, इससे पहले के एक्ट में 1786 के एक्ट में जब कॉर्नवालिस को मनाया गया था तो उसको विशेष परिस्थितियों में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णयों की अनदेखी करने और अपने मन से कानून को लागू करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन 1793 में गवर्नर को पूरी लिबर्टी दे दी गई कि अब उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बहुमत की प्रतीक्षा नहीं करनी थी, वो उसकी अनदेखी कर सकता था। वो चाहे साधारण मामला हो या कोई इमरजेंसी मामला हो, दोनों परिस्थितियों में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णयों की अनदेखी कर अपनी इच्छा के अनुसार शासन चला सकता था। तो पांचवा, जो गवर्नर था उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद के बहुमत की अवहेलना कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार मिल गया। मतलब गवर्नर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, अपने निर्णय के अनुसार वो भारत का शासन चला सकता था। ये चेंज आया। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण एक्ट है जिसको हम पांचवी रिपोर्ट कहते हैं वो 1813 का एक्ट। 1813 को पांचवी रिपोर्ट क्यों कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा देखिए कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ उस समय से लेकर के 1813 तक कितने एक्ट बनाए गए? आपने पढ़ा है। पहला एक्ट आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा एक्ट आया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा एक्ट था 1786 का
और चौथा था 1793 का। 1813 का जो नंबर है वो 5वां है। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये 5वां एक्ट था। इसलिए इसको 5वीं रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसको एक प्रवर समिति ने बनाया था। जो इस एक्ट के प्रावधान हैं, इस एक्ट के प्रावधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रवर समिति ने बनाया था और इसको 1813 में लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या परिवर्तन आया? 1813 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इस क्षेत्र पर स्थापित हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जो जमींदारी व्यवस्था लागू की, उस जमींदारी व्यवस्था की कमियों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह उठने लगे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे गलत कार्यों को और हवा दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस छिड़ने लगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर ऐसे प्रश्न उठने लगे। वहाँ की समाचार पत्र पत्रिकाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की अराजकता और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही जो भ्रष्टाचार और खुली लूट थी, उसका उल्लेख किया जाने लगा। फलस्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रवर समिति की देखरेख में एक जांच कमेटी बैठाई और उस जांच कमेटी ने बंगाल स्थित जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, उसके रेवेन्यू संबंधी जो कार्य थे, उनकी जांच के लिए उस कमेटी ने बहुत गहन जांच की और उस प्रवर समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 1002 इतने पृष्ठ की रिपोर्ट थी और उसमें 800 पेज एनेक्जर के रूप में थे। 1002 पृष्ठों की रिपोर्ट आई। ओके, और उन 1002 पृष्ठों में 800 पृष्ठ तो परिशिष्ट के रूप में थे, जिसमें जमींदारों की अर्जियां, किसानों की अर्जियां, कलेक्टर्स की रिपोर्ट, विभिन्न जिलों के राजस्व संबंधी जो स्टैटिक्स चार्ट्स थे, जो न्यायिक अधिकारी और राजस्व संबंधी अधिकारी थे, उनकी रिपोर्ट थी। बंगाल तथा मद्रास के राजस्व संबंधी जो रिकॉर्ड्स थे, उसके ऊपर लिखित टिप्पणियां भी शामिल थी। और इन सब के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में अच्छा नहीं चल रहा है और इस वजह से ये कानून बनाया गया 1813 का। और इस कानून के द्वारा जो बड़ा परिवर्तन आया, वो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए। तो पहला, व्यापारिक अधिकार समाप्त। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। आप याद करिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार को कंपनी के पास ही रहने दिया गया था, लेकिन 1813 एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार कंपनी के हाथ में रहने दिया गया, शेष उसके समस्त व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए। इस चीज को ध्यान रखना, दो अधिकार रह गए अभी भी, चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार। नेक्स्ट, जब मैं एकाधिकार की बात करता हूं या मोनोपोली की बात करता हूं, तो इस बात को समझिएगा, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जो इसका बायलाज बना था, उस समय शाही जो फरमान था, जो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जारी किया गया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया था कि केवल अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकती है और कोई भी ब्रिटेन की जो व्यापारिक कंपनी है वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। तो इस प्रकार जो ये एकाधिकार उसको प्राप्त था, कब वो गवा बैठी? 1813 में। अच्छा, थोड़ा बात ये विचारणीय है कि 1813 में ही इतनी सब जो ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे क्यों लागू किए गए।
जरा ये समय देखिए, 1813 का जो ये समय है, ये वो समय है जब ब्रिटेन यूरोप में युद्धों में उलझा हुआ था। उसको नेपोलियन के साथ चुनौती झेलनी पड़ रही थी और नेपोलियन ने ब्रिटेन के चारों ओर उसने महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू कर दिया था। ब्रिटेन का जो व्यापार यूरोप के दूसरे देशों के साथ होता था वो बंद हो चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, जिससे कि ब्रिटेन का जो व्यापार यूरोप के देशों में बंद हो गया था, उस व्यापार को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ कर सके। बात समझ में आई? क्योंकि नेपोलियन की वजह से उसका व्यापार यूरोपीय देशों में तो हो नहीं रहा था, लेकिन वो व्यापारी भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ अब व्यापार कर सकते थे, इसलिए उनके लिए दूसरा रास्ता खोलने की तैयारी थी। इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा परिवर्तन भारतीयों के पक्ष में किया गया। 1813 एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपया का एक कोष स्थापित किया गया, जिसको भारत में बुद्धिजीवियों के विकास के लिए और शिक्षा के विकास के लिए खर्च किया जाना था। बुद्धिजीवियों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार के लिए, शिक्षा के प्रचार के लिए खर्च किया जाना था। तो इस प्रकार 1813 में 1 लाख रुपया ये भारतीयों के हितों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन खर्च उस समय नहीं हुआ, खर्च आगे चल करके 1835 के बाद होने लगा। तो इस प्रकार एक नया ये क्लास जोड़ा गया कि 1 लाख रुपया भारतीयों के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च करेगी। और ये किस कार्य पर खर्च होगा? भारतीयों को शिक्षित करने, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने, भारतीय साहित्य के विकास करने, इन सब कार्यों पर खर्च किया जाएगा। 1838 के द्वारा एक और प्रावधान किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को और अच्छे तरीके से परिभाषित कर दिया गया। साथ ही साथ उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को निरीक्षण करने और निर्देशित करने का भी अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को निरीक्षण कर सकती थी, निर्देशित कर सकती थी। इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को और भी विस्तृत कर दिया गया। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे जो 1786, 1793 और 1813 के एक्ट के द्वारा लागू किए गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।